बच्चों, आज हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। अब मैग्नेटिज्म में आपके 3 चैप्टर हैं। एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा है मैग्नेटिज्म, नेचुरल मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, और तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन तीनों चैप्टर्स को हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। इसमें वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज होगा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल चैप्टर है, मज़ा आएगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग जो है वो तो लगाना ही पड़ेगा, फिजिक्स है तो बिना दिमाग लगाए काम होने वाला नहीं है ना। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लाइंड चैप्टर नहीं है। ब्लाइंड चैप्टर जैसे कैपेसिटर और जो करंट थे, कैपेसिटर और करंट जो थे, ये दोनों चैप्टर थोड़े ब्लाइंड चैप्टर थे, यानी कि फिक्स रूल थे। आपको कुछ एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, रूल लगाना है, आंसर आना है। इसमें आपको थोड़ा सा सोचने को मिलेगा, है ना। एक्चुअली चैप्टर की नेचर में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कैपेसिटर में भी कुछ सोचने का था, लेकिन जो करंट वाला चैप्टर था उसमें सोचने का बहुत कम था और एक तरह से ब्लाइंड चैप्टर था। तो कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें सोचने का बहुत कम होता है, तो वो चैप्टर थोड़ा सा बोर करते हैं। लेकिन जिस चैप्टर में थोड़ा सोचने समझने का आ जाता है वो चैप्टर इंटरेस्टिंग लगने लग जाते हैं। तो ये हमेशा ही होता है कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाता है तो क्योंकि उसमें फिक्स रूल है कि आपको ये रूल ऐसे लगाना है और आपका रिजल्ट आना है, सोचने समझने का है नहीं, तो थोड़ा सा बोर करता है वो चैप्टर। लेकिन मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग और हर स्टेप पर आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा थ्रिल है ना। हाँ, ये एक थोड़ी सी बात है कि थ्रिल जो है ना ये होना चाहिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में थ्रिल नहीं था, कैपेसिटर में भी थोड़ा सा थ्रिल था कि हीट जा रही है, एनर्जी जा रही है, किधर जा रही है, किधर कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रोस्टिक्स तो खैर पूरा का पूरा ही जो है सोचने समझने का था, दिमाग लगाने का, है ना। ये मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है, तीनों चैप्टर्स ये बहुत एंजॉयबल चैप्टर हैं। थोड़ा सा जो है ना बीच वाला जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म वाला, वो थोड़ा सा आपको बोर करेगा, लेकिन वो भी बोर नहीं, परेशान करेगा थोड़ा सा। लेकिन जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बड़े अच्छे चैप्टर हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं उन कंस्टेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूं जो नेचर ने क्रिएट किए। देखो, नेचर ने किसी भी चीज को मतलब ऐसे नहीं छोड़ दिया कि कुछ भी कर लो आप ना। हर चीज के अंदर उसने, नेचर ने इतना माइक्रोस्कोपिक कंट्रोल कर रखा है, इतनी लिमिटेशंस हमारे लिए बना रखी हैं। अगर नेचर ने इतना कंट्रोल ना किया होता ना, तो ये इंसान जो है ना, मानव, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। ईश्वर ने जिस दिन इंसान बनाया उस दिन सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी नेचर के लिए, है। हाँ, दिमाग दे दिया, ये दिमाग बड़ा खतरनाक चीज है। तो हर चीज का जो है ना, ईश्वर ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है, नेचर ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि वो उसी तरह से होता है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहली लाइन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं, स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूस ओनली ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्जेस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं करते, राइट। नंबर 2, मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस बोथ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। बी वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान दीजिए, हम ई वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे, बी वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हम रिप्रेजेंटेशन लेकर के चलेंगे। तो देखो सबसे पहली हमने बात बताई कि अगर मूविंग चार्जेज हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेंगे। नंबर 3 जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर प्रोड्यूस ओनली बी वेक्टर। अब यहां पर आकर के हम थोड़ा सा समझेंगे कि मामला क्या है, क्या चक्कर है ये। देखिए क्या कहा मैंने, स्टेशनरी चार्जेज प्रोड्यूस ओनली ई वेक्टर। इस पर हमने बहुत सारी बातें कर ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे 2 चैप्टर पढ़ डाले इसके ऊपर, है ना, इसलिए इस पर तो कोई बात करनी नहीं है। दूसरी बात, मूविंग चार्जेज प्रोड्यूस बोथ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने आपको उसमें कहा था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था तब कि ये सारी चीजें केवल स्टेशनरी चार्जेज के लिए है, मूविंग चार्जेज के लिए नहीं है। मूविंग चार्जेज में दोनों फील्ड एक साथ डेवलप होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। एक्चुअली क्या है कि ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों एक्चुअल में कंबाइंड होकर के एक सब्जेक्ट बन जाता है। वो कैसे बन जाता है कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेज आते हैं तो नेचर ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि तब तब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ध्यान से सुनना। नेचर ने ऐसा जुगाड़ किया है, नेचर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेज आते हैं तब तब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, और जब जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेज आते हैं तब तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और यही हमारी लाइट है, यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो लाइट होती है ना, जो जिससे हम देखते हैं, सूरज से लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, घरों में लाइट जल रही है, ये क्या है एक्चुअली पता है क्या है? आपके जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट जो है उसमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। वो सारे चार्ज पार्टिकल्स कोई भी रेस्ट पे नहीं है, सब मोशन में। हाँ जी, सॉलिड के अंदर भी, जैसे ये मेरे हाथ में एक सॉलिड पेन है, स्टाइलस बोलते हैं इसको, है ना, स्टाइलस। इस स्टाइलस के अंदर भी जो कुछ है, स्टाइलस के अंदर भी जो कुछ है वो मोशन में है, रेस्ट पे कुछ नहीं है इस दुनिया में। हाँ जी, रेस्ट पे कुछ नहीं है, जो रेस्ट पे दिखता है वो भी रेस्ट पे नहीं है। ये जोरदार बात है ना। अब ये चक्कर है कि जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उसके अंदर वो क्या रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअसली वाइब्रेटिंग और अंडर द मोशन, और दे हैव सम एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, उन एक्सीलरेटेड मोशन के कारण उनमें जंपिंग होती है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर जंपिंग होती है। अब जंपिंग होती रहती है, वाइब्रेशन होता रहता है, तो उससे क्या होता है, उससे उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक होता रहता है, और जा करके लाइट वेव निकल जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर है हमारे पास, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई जोरदार सी चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन एक ने दूसरे को डेवलप किया, दूसरे ने पहले को डेवलप किया हुआ है, इस तरह से। तो हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएंगे पूरी की पूरी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में आपको अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, वो दोनों हम क्लब करके पढ़ाएंगे। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए सबसे ये तीसरा वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप थोड़ा सा पढ़िए। करंट कैरिंग कंडक्टर वायर प्रोड्यूस ओनली बी वेक्टर, नो ई वेक्टर। ये देखो, ये देखिए, ये बड़ी खतरनाक बात है कि साहब करंट कैरिंग वायर में केवल बी वेक्टर प्रोड्यूस होता है, ई वेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है। क्या कारण है, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट, कि एक वायर में जिसमें करंट जा रहा है उससे बी वेक्टर तो डेवलप होगा, लेकिन ई वेक्टर डेवलप नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? जबकि करंट
जो है वो भी फ्लोइंग चार्ज ही तो है? फिर क्यों नहीं? ऐसा क्यों? क्या कारण है? वाई? इस पर बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना? आप लोग सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? हम फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे अगले लेक्चर में कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? मैं आपको सोचने के लिए छोड़ देता हूं थोड़ा सा कि जरा सोचिए क्या है। ये वाली चीज भी अपने आप में ठीक है, ये वाली चीज भी अपने आप में ठीक है। जब बताया जा रहा है तो ठीक ही बताया जा रहा होगा, लेकिन वाई कि इसमें करंट है फिर ये डेवलप हो रहा है, क्या चक्कर है ये? एक है चौथी बात, वो क्या है कि आपका जो एक्सेलरेटिंग चार्ज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है, एक्सेलरेटिंग और वाइब्रेटिंग चार्ज। तो देखिए फोर्थ नंबर आप लिखिए, एक्सेलरेटिंग और वाइब्रेटिंग चार्जेज और वाइब्रेटिंग चार्जेज। एक्सेलरेटिंग और वाइब्रेटिंग चार्जेज प्रोड्यूस EM वेव। ये बड़ी EM वेव जो है ना, एक्सेलरेटिंग और वाइब्रेटिंग चार्जेज EM वेव कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्या इसके पीछे का कंसेप्ट है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है तो उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चालू करते हैं हमारी दूसरी वाली बात पर। नहीं चलो एक मिनट, तीसरी वाली बात पर। तीसरे वाली बात पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क का आप जवाब ढूंढिए, बड़ा आसान सा आंसर है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स। अलग अलग तरह के वायर्स हो सकते हैं ना, इसलिए मैंने इसको प्लूरल में लिखा है, वायर्स को लिखा है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक्चुअली साइंटिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर क्या है एक कस्टम सेट किया कि भाई ऐसी डायरेक्शन को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे, ये होगा। तो वो चीजें हैं, है ना? तो ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इसके लिए आप समझने की कोशिश करिए। एनी करंट कैरिंग वायर, एनी करंट कैरिंग वायर any current carrying wire produces circular magnetic field lines around itself. Any current carrying wire produces circular magnetic field lines around itself, है ना? Around itself। एक मिनट जरा, अराउंड की स्पेलिंग में शायद डबल आ रहा था क्या? थोड़ा सा चेक कर लेना आप लोग स्पेलिंग को, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं। अराउंड में शायद सिंगल आ रही आता है। चलो मैं लिख देता हूं, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? एनी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इटसेल्फ। तो आप ध्यान दें, अब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो इनकी डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो देखिए तो अच्छा ये एक बात सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसलिए अब हम इसकी डायरेक्शन सेट करते हैं टू डिटरमिन और डिसाइड, टू डिटरमिन और डिसाइड डायरेक्शन ऑफ produced magnetic field or magnetic field line or magnetic field line, है ना? Magnetic field line. We use right hand thumb rule.
ये राइट हैंड थंब रूल जो है ना, इसी से हम डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल है ना। कई बार क्या ये जो एडवांस वाले होते हैं ना, ये राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, कई बार स्क्रू रूल लिख दिया, बच्चे को पता ही नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। राइट हैंड स्क्रू रूल आप ध्यान दें। तो अब हम इसकी मैं बता रहा हूं कि राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है। तो देखिए, राइट हैंड थंब रूल to decide बी वेक्टर, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड बाद में डिसाइड करेंगे, पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, है ना। तो देखिए क्या है कि इसका स्टेटमेंट लिखिए, ट्राई टू होल्ड, थोड़ा सा वर्ड को पकड़ने की कोशिश करिए। मैंने लिखा ट्राई टू होल्ड, मैंने ये नहीं लिखा होल्ड। इसका मतलब आपको होल्ड नहीं करना है, केवल ट्राई करना है होल्ड करने का, ठीक है। उसी से आपकी डायरेक्शन आएगी। होल्ड कर लिया तो थोड़ा सा मतलब आएगी तो फिर भी, लेकिन मजा नहीं आएगा। ट्राई टू होल्ड द करंट कैरिंग वायर, ट्राई टू होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड, इन योर राइट हैंड। सब लोगों के पास में अपना अपना राइट हैंड है, इसलिए सब लोग अपने अपने राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर को होल्ड करने की ट्राई करो, ठीक है। ट्राई टू होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड एंड कीप, एक मिनट, इन योर राइट हैंड कीपिंग thumb in the direction of current, in the direction of current, then the turning fingers, will represent, turning fingers will represent a direction of B vector or magnetic field lines, yes, this is the law, है ना। तो आपको क्या करना है कि try to hold the current carrying wire in your right hand कीपिंग थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है, राइट। ऐसा होल्ड करने की ट्राई करिए आप। देन द टर्निंग फिंगर्स विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा, अब इसी को देखो, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसी लो को राइट हैंड स्क्रू के फॉर्म में। सबसे पहले तो राइट हैंड स्क्रू जान लो क्या होता है। राइट हैंड स्क्रू क्या होता है जी, मैं बताता हूं। स्क्रू बाजार में बहुत सारे मिलते हैं। राइट हैंड स्क्रू उसको कहते हैं कि जो क्लॉकवाइज घुमाने पर कस जाता है, टाइट हो जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर खुल जाता है, दैट इज द राइट हैंड स्क्रू। मतलब आप यहां पर स्क्रू काम में लेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल मैं बता रहा हूं आपको साथ में, थंब के साथ में। तो यहां जो आप काम में लेंगे वो राइट हैंड स्क्रू काम में लेंगे, लेफ्ट हैंड स्क्रू काम में नहीं लेंगे। दोनों तरह के स्क्रू आते हैं बाजार में। एक वो होता है जिसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो कसेगा, और क्लॉकवाइज घुमाया तो खुल जाएगा, दैट इज लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल। और राइट हैंड स्क्रू रूल में आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगा। चलिए तो देखिए, टेक अ राइट हैंड स्क्रू, and hold it along the current carrying wire, है ना। टेक अ राइट हैंड स्क्रू
एंड होल्ड इट अलोंग द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के अलोंग रखने की कोशिश करिए, है ना, होल्ड करिए एंड टर्न इट इन सच अ वे, turn it in sense of in such a way turn it in such a way so that it displaces or it moves or shifts in the direction of current, then the turning sense of a screw will represent circular magnetic field lines। अब बात को समझिए। सबसे पहले राइट हैंड स्क्रू, राइट हैंड थंब रूल तो आपने पकड़ ही लिया कि राइट हैंड थंब रूल में आपको कुछ नहीं करना, जो करंट कैरिंग वायर है अपना थंब उस वायर के करंट की डायरेक्शन में रखना है, अपने आप आपकी टर्निंग फिंगर्स जो है ना वो रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को, राइट, ओके। और यहाँ क्या है, आपको राइट हैंड स्क्रू लेना है, उसको अलोंग द करंट कैरिंग वायर अरेंज करना है और फिर क्या करना है, उसको ऐसा घुमाना है कि जिधर करंट है उधर जावे, तो उसका जो टर्निंग सेंस है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर ही होती हैं, क्लोज लूप होती है ना, सर्कुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये अंतर है कि वो क्या होती थी, क्लोज लूप नहीं होती थी, और ये क्लोज लूप होती है, आपकी कंप्लीट बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। चलिए, तो अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं इसके बारे में, और ये एग्जांपल्स हम बहुत सारे लेंगे जिससे कि आपको अलग अलग सिचुएशन के अंदर सब में करंट का पता लगाना आ जाए। देखिए, मैंने एक वायर ऐसा लिया है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है, करेक्ट, और इसी तरह से मैंने एक वायर ऐसा लिया है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है। मैं यहां पर एक वायर ले लेता हूं, इसमें करंट मैं ऐसे बहा देता हूं। अब आपको जो है ना देखना होगा, करेक्ट, यहां पर एक वायर मैं ऐसा ले रहा हूं और यहां पर एक वायर मैं ऐसा ले रहा हूं। आप देखो, ये वायर है और ये वायर कैसे है, ऐसे है, मतलब करंट इधर आ रहा है आपकी तरफ, राइट। ये वायर कैसे है, ऐसे है, और करंट उधर जा रहा है, हम एवरी केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता करेंगे, करेक्ट। अब जैसे मैं एक करंट कैरिंग लूप ले लेता हूं, है ना, जैसे मान लो, चलो लूप तो मत लो, लूप तो फिर वायर का ही एक फॉर्म हो गया ना। ये लो, हम एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं, इसके अंदर करंट ऐसे बह रहा है ना। एक दूसरी कॉइल और ले लेता हूं मैं, जिसमें करंट आपका इस तरह से फ्लो हो रहा है, करेक्ट। अब हर केस के लिए हम बी वेक्टर का पता लगाएंगे। हम राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज बहुत कम करेंगे, हम ज्यादा यूज किसका करेंगे, थंब रूल का, क्योंकि थंब का बड़ा आसान है ना, फटाफट हो जाता है। देखिए, अब मैं ये वाला वायर ले रहा हूं, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये वायर है मेरे पास, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, ये मेरा राइट हैंड है, आप लोग समझने की कोशिश करिए, मेरा राइट हैंड है, मैंने इस राइट हैंड थंब को इसके अलोंग अरेंज कर दिया। अब मेरी अंगुलियों को मोड़ूंगा मैं, अपने आप मुड़ेंगी, अब मुड़ेंगे तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका मतलब समझिए क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि ये जो करंट कैरिंग वायर में ऊपर जा रहा है करंट, उसमें इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो देखो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ओके। अब ये ऐसे घुमा तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यानी अलग अलग जगह डायरेक्शन अलग अलग है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, इनफाइनाइट पॉइंट्स, एंड एवरी पॉइंट हैज डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सर्कुलर लाइन के टेंजेंट पर होती है, सर्कुलर लाइन के टेंजेंट पर होती है। तो ये देखिए,
अगर मान लो ये आपका है और मैं इस तरह का ऐसा एक सर्कुलर लाइन इसके चारों तरफ बना दूं, तो आप देखो अलग अलग पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन आएगी ना वो अलोंग द टेंजेंट आएगी। जैसे यहां पर अगर आती है तो टेंजेंट के अलोंग, यहां पर आती है तो टेंजेंट, हर जगह टेंजेंट के अलोंग आएगी, है ना। हाँ, तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई। अच्छा जी, ये ऐसे घुमा तब हुआ कि हमने ऐसे घुमाया इसको, करेक्ट। थंब को ऊपर रखा, इसको घुमा दिया। अच्छा, अगर ये ऐसे हो तो नेचुरल है, ऐसे हो तो आपको थंब नीचे रखना पड़ेगा बिकॉज करंट नीचे जा रहा है। अगर करंट नीचे जा रहा है तो यू हैव टू कीप द थंब डाउनवर्ड्स। अब आप इसको पकड़ने की कोशिश करिए तो आपका ये अंगुलियां जो है ना ऐसे घूमेंगी, ऐसे घूमेंगी, इसका मतलब डायरेक्शन ऐसे आएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अलग अलग जगह अलग अलग आएगी। सर्कुलर है तो सर्कल पे क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन हमने आपको पढ़ाई थी, तो सर्कुलर मोशन में अलग अलग पॉइंट पर जो डायरेक्शन होती थी वो टेंजेंशियल होती थी। तो ऐसा यहाँ पर है। अब हमने इसको ऐसा रख दिया तो ये वायर ऐसे जाकर के ऐसे आएगा, तो यानी कि ये इस तरह का गेम खेला जाएगा। देखना मैं ट्राई कर रहा हूं, ये इस तरह का होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। आपको इस पॉइंट पर जैसे चाहिए तो आप डायरेक्शन ऐसे बनाइए। ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल का मामला है, ये मतलब इतना आसान नहीं है जितना मैंने यहाँ पे बना दिया। हाँ, इट इज नॉट सो सिंपल थिंग, है ना। इसको आपको 3 डायमेंशनली व्यू करना पड़ेगा कि ये ऐसे है तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। दैट इज, यहां से बात समझ में आएगी, ये बात ज्यादा क्लियर आएगी। देखो कैसे, जैसे ये आपका वायर इधर की तरफ है तो करंट इधर की तरफ आ रहा है, डॉट है ना, डॉट है तो इसका मतलब करंट आउटसाइड, आउटसाइड करंट है तो ये आपका थंब इधर है। अब आपकी टर्निंग ऐसे होगी, देखो ऐसे होगी, तो ये टर्निंग है तो इसका मतलब ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, करेक्ट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना आपकी, अब इसकी अलग अलग जगह अलग अलग डायरेक्शन है। जैसे यहां पर इसकी डायरेक्शन इधर है, यहां इधर है, यहां इधर है, तो वो तो समझ में आ गई बात आपको, राइट। अब देखो इसको इन्वर्ट लोगे तो आपकी डायरेक्शन ऐसे आएगी। अब एक मिनट जरा, इसकी मैंने एरो ऐसे बनाया ना इसके, हाँ, तो इसके एरो आपको थंब जो है ना इन्वर्ट रखना है, इन्वर्ट रखना है तो नेचुरल है कि इट विल बी लाइक दिस। कुछ भी याद नहीं करना आपको, बस राइट हैंड काम में लेना है, राइट। अभी मैं आपको स्क्रू यूज में लेकर के बताऊंगा, स्क्रू में भी ऐसा ही होता है ना। स्क्रू देखो मेरे पास में है क्या, पेन में स्क्रू होता है हमारे, है ना, पेन में स्क्रू होता है ना। आप करके देख सकते हो, मैं 1 मिनट देखो आपको स्क्रू काम में लेके बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये एक पेन है ना, पेन में ये ऊपर वाला चीज है ना, इसको स्क्रू कह देता हूँ मैं, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है, क्योंकि ये भी चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट हैंड स्क्रू होना चाहिए। तो मैं जरा इसको देखता हूँ, ये मैं इसको 1 मिनट, मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको, है ना। अब ये घड़ी से उल्टा ऐसे होगा, घड़ी ऐसे होगी, राइट, अकॉर्डिंग टू क्लॉक ऐसे होगा और एंटी क्लॉक ऐसे होगा। तो मैं इसको जरा ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये एंटी क्लॉक है बेटा, एंटी क्लॉक है और ये खुल गया। देखो एंटी क्लॉक है और ये खुल गया, खुल गया, इसका मतलब ये एंटी क्लॉक में खुला है, इसका मतलब राइट हैंडेड स्क्रू है। अब मैं देखो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो कस गया, टाइट हो गया, इसका मतलब ये राइट हैंड स्क्रू है, करेक्ट। तो हमारा पेन राइट हैंड स्क्रू है, ओके। अब आप देखिए इसको कि आपका करंट इधर जा रहा है, तो मैं इसको पेन को इस तरह से चलाऊंगा कि ऊपर की तरफ जाए, तो इट आई एम ओपनिंग, है ना, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो यानी यही डायरेक्शन आएगी आपकी। इसमें अगर आप मान लो इसको ऐसे लेंगे तो फिर देखो आप कैसे जाएगा, इसको ओपन करने या कुछ भी जो भी है ना, तो इसको आप करिए, ये आपका इसी तरह से जा रहा है, सेंस वही आ रहा है, सेंस वो तो सेम रूल है ना, तो सेंस तो वही आना है, राइट। चलिए अब हम आते हैं इस वाले पर, तो ये बड़ा सिंपल है। आपका थंब इधर है तो देखो ये क्या हो रहा है, इधर से अंदर जाएगा, उधर से बाहर निकलेगा। आपने थंब रखा, अगर मैं इस वायर को पकड़ने की कोशिश करूं, जैसे ये करंट है आपका, अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ने की कोशिश की तो आपका थंब इधर है और ये अंगुलियां ऊपर जाएंगी, इधर से अंगुलियां नीचे जाएंगी। सोचिए थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस जगह डायरेक्शन लिखूं इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आउटवर्ड आएगा, और इधर से लिखूंगा तो ये इनवर्ड आएगा, ठीक है जी। तो ये इनवर्ड आएगा डायरेक्शन, और यहां से डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, सर्कुलर। अच्छा इधर है तो इसके कारण जो है ना, इधर इनवर्ड आएगा और इधर आउटवर्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बी वेक्टर की बात कर रहा हूं बेटा मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या बी वेक्टर एक ही बात है। चलिए अब आप देखो यहां वाला काम हो गया आपका। अब जरा ये करंट है, ये करंट है, इसके अंदर अलग अलग पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो जैसे यहां बात कर लीजिए, आप यहां बात कर लीजिए, है ना। इसी तरीके से ये भी करंट कैरिंग कॉइल है, तो आप यहां बात कर लीजिए, यहां बात कर लीजिए। मैं एक बार जरा इनको क्लियर कर दूं कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ये आपका बेटा आई करंट है, ये आपका आई करंट है, ये आपका आई करंट है, ये करंट है, ये आपका करंट आई यहां है ना, ये आपका करंट आई यहां है। तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर। चीजें एकदम ट्रांसपेरेंटली रहनी चाहिए ना, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि वो करंट है ये है, राइट। अब देखो यहां जो करंट है ना, इसके अंदर आपके अलग अलग जगह आपको थंब अलग अलग पकड़ना है। यहां वाला थंब है तो ये ऐसे आएगा एरो की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। अब आपका ये देखिए उंगलियां अंदर की तरफ जा रही हैं और इधर से उंगलियां बाहर आ रही हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा। इस पॉइंट पर आउटवर्ड होगा। इधर से उंगली अंदर जा रही है, इधर से बाहर आएगी, घूम करके आएगी ना। जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो इधर से अगर उंगली इधर जा रही है तो इधर से घूम के इधर आएगी। सर्कल का मतलब ये है कि अपोजिटली निकल करके आएगा। तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यहां पे आउटवर्ड है। इसको देखो आप, इसमें बाहर इनवर्ड होगा और अंदर आउटवर्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। यहां पर भी ऐसे ही होगा, है ना। ये इधर इधर इनवर्ड होगा। वो तो एक जगह जहां हो गया ना, वो हमेशा वैसा ही होगा। फिर आप कितने ही पॉइंट्स ले लो वो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अब ये सारा का सारा आउटवर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये आउटवर्ड आएगा, है ना। चलिए अब जहां से ये वाली जो चीज है ना, इसमें भी ऐसा ही करो कि जैसे थंब इधर रखो तो इधर से इनवर्ड आएगा, तो इधर ये इनवर्ड आएगा। सब जगह, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा। ओके, अच्छा। करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैं आपको एक इजी अप्रोच बताता हूं कि करंट कैरिंग कॉइल के लिए आप बी वेक्टर, तो करंट कैरिंग कॉइल और लूप, है ना। तो देखिए फॉर कॉइल एंड लूप, फॉर करंट कैरिंग कॉइल और लूप आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लूप, फॉर करंट कैरिंग कॉइल और लूप, फिक्स fingers of your right hand, fix fingers of your right hand along the current loop, along the current loop, fix fingers of your right hand along the current loop, है ना। thumb will show B vector, thumb will show B vector। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है ना, इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक का एक जो है ना टिपिकल कंसेप्ट समझ में आ गया है ना। बड़ा आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा इजी। अभी जब हम इसके सवाल करेंगे तो थोड़ा सा 3 डायमेंशनल आपको अरेंज करना पड़ेगा ना। जेड एक्सिस इधर होगी, के एक्सिस इधर होगी, आई कैप इधर होगा, जे कैप इधर होगा, के कैप इधर होगा। तो हाउ टू प्रेजेंट, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो अभी इसमें जैसे ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, अब आपने इसको ऐसे कर दिया तो आपका इधर की तरफ डायरेक्शन आ गया थंब, यानी दोनों वाइस वर्सा है। जैसे इधर आपने किया तो इधर ये आया, मतलब करंट और ये दोनों वाइस वर्सा है, एकदम सेम आएगा, एकदम इक्विवेलेंट। कि आपने करंट इधर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा, करंट आपने ऐसे दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा, है ना। करंट इधर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा, करंट आपने करंट अंदर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा, यानी दोनों एक जैसे ही आएंगे, राइट। तो देखो ये चीज हो गई आपकी डायरेक्शन वाली। अब हम बात करेंगे इसकी मेजरमेंट पर। तो देखिए मेजरमेंट वाली जब बात करता हूं ना मैं, तो एक लॉ बनाया था, और लॉ जो है बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, बायो-सावर्ट लॉ। इसकी हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे, लेकिन कैलकुलेशंस अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल मैं आपको लॉ बता देता हूं, ठीक है। करंट कैरिंग एलिमेंट एंड बायो-सावर्ट लॉ, करंट कैरिंग एलिमेंट एंड बायो-सावर्ट। ध्यान दीजिए आप,
एक्चुअली क्या है कि जो है ना, देखिए आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए। फॉर्मूला चार्ट में ये बायो-सावर्ट लॉ एंड राइट हैंड थंब रूल लिखा हुआ है। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या है कि जैसे कोई वायर है, पड़ा है कोई वायर, उसमें से करंट बह रहा है, तो उसका हर टुकड़ा, वायर का हर टुकड़ा अपना अलग अलग ढंग से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ध्यान से, वायर का हर पीस अपना अलग अलग तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो हम बात करेंगे कि सपोज ये कोई वायर है, कुछ होगा वायर, जा रहा होगा कोई करंट यहां से, है ना, जा रहा होगा। अब हम इस करंट का एक छोटा सा पीस ले लेते हैं, छोटा सा पीस ले लेते हैं। बेटा ये जो छोटा सा पीस जो है ना करंट का, इसको हम डेल्टा एल वेक्टर कहते हैं। ये डेल्टा एल वेक्टर क्या है? इस पीस का लेंथ है और इसकी डायरेक्शन किधर है? जिधर करंट है। हाँ, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है। ये डी एल वेक्टर है। दिस इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ द करंट। ओके, अब अगर मैं इसके इस स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करूं तो दिस स्मॉल एलिमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्ट्रेट लाइन। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट कह सकते हैं। भले ही से ये है ना आड़ा तिरछा हो सकता है वायर, लेकिन इसका छोटा सा टुकड़ा तो स्ट्रेट माना जा ही सकता है। जैसे हम एक सर्कल है, अगर हमने एक सर्कल के छोटे छोटे पीसेज कर दिए तो उसके छोटे छोटे पीसेज को हम वो मान सकते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना। पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैन बी कंसीडर्ड, राइट। तो पार्ट ऑफ द सर्कल कैन बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेट लाइन, स्मॉल पार्ट। तो इसी तरह से ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ले जाऊं, जिसे हम कहेंगे स्मॉल आर वेक्टर, ध्यान देना, स्मॉल आर वेक्टर कहेंगे। अब हम यहां पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, डी बी वेक्टर, इसकी बात करना चाहते हैं, इसकी बात करना चाहते हैं। ये बायो-सावर्ट लॉ है। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहेगा, इसको बताएगा हमारे को कि क्या है। तो देखिए, इफ we consider a current carrying wire, if we consider a small segment of the current carrying wire, of a current carrying wire as shown in figure। तो देखिए आप थोड़ा सा जो है ना, आप एकदम एक्टिव हो जाइए। डी एल वेक्टर इज स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द करंट कैरिंग वायर है ना, वायर ही लिख देता हूं मैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, एग्जाम में आपको यहाँ पे करंट कैरिंग लिखना पड़ेगा। चलो मैं भी लिख ही देता हूँ, क्योंकि बड़ा पंगा है, बोर्ड वाले जो है ना, वो स्मॉल लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर, है ना। अब यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, ये बताना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर will be same as that of current। करंट की डायरेक्शन ही डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है। आर वेक्टर इज व्हाट? आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। R vector is position vector of the point at which we want to find magnetic field intensity, डेल्टा बी वेक्टर, है ना। अब देखो ये डेल्टा बी वेक्टर क्या है? डेल्टा बी वेक्टर इज magnetic field, delta B vector is magnetic field intensity, due to
ड्यू टू द एलिमेंट dl, dl वेक्टर। ये आपकी सारी चीजें हो गई। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, तो देन एज पर बायो-सावर्ट लॉ, देन इसके बाद लिखिए आप देन एज पर बायो-सावर्ट लॉ, ध्यान दो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा। बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अच्छा एक मिनट जरा वहां पे एक चीज और डाल देना हम, यहां देखो ये आपका थीटा है बेटा, इसे एंगल कहेंगे कि वो एंगल है ना। तो अब देखिए एज पर बायो-सावर्ट लॉ, नंबर 1 डेल्टा बी जो है ये प्रोपोर्शनल टू करंट आएगा। नंबर 2 डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू डीएल आएगा। नंबर 3 डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आएगा। ओके, नंबर 4 डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आएगा। डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आएगा, है ना। ये चीजें आएंगी, 4 चीजें आएंगी इसके अंदर। अब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे। देखिए डेल्टा बी या डीबी वेक्टर लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो डीबी को हम कहेंगे आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका प्रोपोर्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर कांस्टेंट डालूंगा तो ये कांस्टेंट होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बात है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है कैसे आ गया। एक्चुअली पता है ये म्यू नॉट, ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इन सबकी हमें जरूरत क्यों हुई। एप्सिलॉन नॉट की क्या जरूरत पड़ गई, म्यू नॉट की क्या जरूरत पड़ गई। एक तो देखो इसमें 2 बातें हैं। एक तो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसका भी इंपैक्ट आएगा कि क्या है, कहाँ रखा गया है, उसका असर आएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था ना एप्सिलॉन आर या के परमिटिविटी, यहां पर भी ऐसी ही चीज है तो आएगी। और एक है यूनिट मैनेजमेंट कि हमारे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो क्वांटिटीज पता लगने लगी। तो अब यूनिट्स को मैनेज करना था, तो यूनिट्स को कैसे मैनेज करेंगे, तो ये टर्म्स इसमें डाल दी गई, राइट। यूनिट्स को मैनेजमेंट करने के लिए, जिससे न्यूटन की जगह न्यूटन ही रहे, डाइन की जगह डाइन ही रहे, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा न हो जाए, इसलिए इसको मैनेज किया गया है। मैथमेटिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब देखिए म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट को कहते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस माने वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर। अब सवाल ये उठता है ये हेनरी पर मीटर कैसे हुई, अभी मैं बताता हूँ। तो आप देखिए ये जो है ना 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ये हेनरी पर मीटर है। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्ट डायमेंशंस हैं, यूनिट डायमेंशंस, इसके बारे में हम एक बिल्कुल अलग से एक लेक्चर लेंगे, तो वहां आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि हेनरी क्या है और बाकी जो टेस्ला है वो क्या है, ये सब चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल आप इसको मान लीजिए कि आपके सर कह रहे हैं हेनरी पर मीटर, तो इसकी यूनिट है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करेक्ट। अब आपने यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ लिख देना, ये तो ठीक हो गया। अब जरा इसकी हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डी बी वेक्टर, पता है इसको मैं क्या लिखना चाहूंगा। चलो एक काम करते हैं, इसको अगले स्टेप में लिख देंगे। फिलहाल मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। मैंने इसको r अपॉन r क्यूब लिख दिया, यानी एक r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एक r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखना जरा, अब मैं इसको db वेक्टर लिखूंगा, और वो वेक्टर जो है ना उसमें देखिए मैं क्या करूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहां मैं लिख रहा हूं dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, नो सॉरी r क्यूब। अब देखो ये i को हमने वेक्टर नहीं कहा,
आई को हमने वेक्टर नहीं कहा, बेसिकली आई वेक्टर है भी नहीं। आई जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मेजरमेंट भी स्केलर किया जाता है, लेकिन इस डीएल वेक्टर को कह के हमने एक्चुअल में उस मोमेंट पर आई की जो डायरेक्शन है उसको कह दिया, करेक्ट, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब इसको जो है हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखने के तरीके हैं, और वैसे देखिए 12th बोर्ड का जहां तक सवाल है वहां तो इतना काफी है, वहां तो इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपके। लेकिन जो ये एडवांस वाले हैं ना, ये थोड़ा सा पंगा कर देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं हम, देखना अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग फ्यू डिफरेंट काइंड ऑफ दी मैनिपुलेशन। देखिए मैंने उसको आर कैप कर दिया, इसको आर स्क्वायर ही रखा, वहां से आर वेक्टर को आर कैप कर दिया। आगे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन प्रॉब्लम अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है कि क्या कर दिया। देखना डीबी वेक्टर को मैंने लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, है ना। मैं लिख रहा हूं इसको डीएल वेक्टर क्रॉस माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ 1 अपॉन आर। ये बात, ये क्या चीज हुई, देखिए मैं आपको बताता हूं कि माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ 1 अपॉन आर होता क्या है। माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ 1 अपॉन आर, मैंने आपको डेल ऑपरेटर पढ़ाया होगा, है पढ़ाया क्या होगा एक्चुअल में, ये मैं अलग से आपको बता दे रहा हूं कि क्या है ये चीज। अब ये माइनस डेल ऑपरेटर जो है ना, ये है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप इंटू 1 अपॉन आर। अब 1 अपॉन आर जो है ना, इट कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स, आर कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। फिर आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका डिफरेंशिएशन आएगा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ये आपका डिफरेंशिएशन आएगा। हाँ जी, माइनस है ना, 1 अपॉन आर को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे जो था ना आर कैप अपॉन आर स्क्वायर प्लस था, तो ये मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, है ना। इस तरह की छोटी मोटी कैलकुलेशंस जो है ना, ये एडवांस वाले उठा करके ये दे दिया करते हैं। अब आपके स्टेटमेंट रहे तो आपको पता है तो आप कर दोगे सही, है ना। मल्टीपल ऑप्शंस में आ जाते हैं कि वो एक ऑप्शन आपको ये वाला दे देंगे, एक ऑप्शन आपको ये वाला दे देंगे और एक ऑप्शन ये दे देंगे, फिर कहेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये दोनों दे देंगे, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था ना, बड़ा ही सिंपल, और आपको जो है ना ऐसा लग रहा होगा कि बड़ी आसान सी बातें हैं, है ना। हाँ, और है भी आसान, लेकिन आगे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशंस जो है ना हम करेंगे नेक्स्ट, तो वो हम कल करेंगे। तो देखिए आज वाला जो मामला है, बड़ा मैं इसको तेज स्पीड से जो है ना एक बार रिवाइज कर देता हूँ। स्टेशनरी चार्जेज हमेशा ये आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। चलिए अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, है ना, अब तक तो सोच ही लिया होगा, तो मैं जवाब दे ही दूं इसको, है ना। इसका मैं जवाब दे देता हूं, इस वाले सवाल का जवाब मैं ऐसे दे देता हूं। देखो बेटा, ऐसा है, कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है उसका टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है। टोटल चार्ज इज ऑलवेज 0 ऑफ एनी करंट कैरिंग वायर। कोई भी करंट कैरिंग वायर ऐसा नहीं होता जिसमें चार्ज होता है, उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा होता है, चार्ज होता नहीं है। तो टोटल चार्ज इज ऑलवेज 0 ऑफ एनी करंट कैरिंग वायर। देयरफॉर ई वेक्टर इज 0, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं है तो ई वेक्टर आएगा कहां से। ई वेक्टर तो चार्ज के कारण ही होता है, तो वहां तो चार्ज ही नहीं है। जैसे वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इधर से घुसता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है हाथों हाथ, सेम मोमेंट पर। वायर पर कभी चार्ज आ ही नहीं सकता करंट कैरिंग वायर। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है दूसरा इलेक्ट्रॉन उधर से बाहर निकल जाता है, यानी हर हालत में करंट कैरिंग वायर में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार्ज हर मोमेंट पर 0 होता है, और जब चार्ज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होनी ही होनी है, करेक्ट। तो ये कारण है उसका। कल हम आगे डिस्कस करेंगे, ये जो है ना डेरिवेशन करेंगे हम एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर का, जो आपके स्कूल वाले पूछ लिया करते हैं। सर्कुलर करंट कैरिंग का हम वो करेंगे, उसके बाद में हम इनकी एप्लीकेशन पर बात करेंगे, राइट। चलिए
तो आज की नमस्ते। इसको नोट्स बनाइए, आज ही इसको कंप्लीट करिए जो भी है, ठीक है। नमस्ते।